हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे हैं आज आपकी स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज की प्रथम प्रश्न पत्र के जीके पेपर के मेजर टेस्ट 2 का एनालिसिस। ये पेपर हुआ था आपका 6 अप्रैल 2025 को। ये टेस्ट हुआ था जो आपका माइनर टेस्ट 6 से लेकर माइनर टेस्ट 10 हुआ है। आपका माइनर टेस्ट 6 से 10 के जो कॉमन सिलेबस था उस कॉमन सिलेबस का आज टेस्ट हुआ है। ये पूरे क्वेश्चनों का रिविजन यानी पूरे 5 टेस्टों का रिविजन टेस्ट है ये आपका मेजर टेस्ट 2। इससे पहले हमने मेजर टेस्ट 1 किया था, वो आपका माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 का कॉमन टेस्ट था। और उसके बाद में 5 टेस्ट हो गए और उन 5 टेस्टों का आज कॉमन टेस्ट फिर से हुआ आपका मेजर टेस्ट 2। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या रहा, कैसा लगा आपको। इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका मेजर टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन आया था आपका मेजर टेस्ट 2 का, रीजनिंग से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। 9वां चौथा अक्षर बताना हमें। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल कितने शब्द होते हैं आपके। देखो टोटल होते हैं आपके 26। जो ए से जेड तक होते हैं वो टोटल कितने होते हैं आपके 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे देखो अर्धांश, तो अर्धांश खबर होता है आपका 13 नंबर तक अर्धांश हो जाता है। तो पहला अर्धांश क्या होगा आपका, फर्स्ट अर्धांश क्या हो जाएगा आपका ए से एम तक। कहाँ तक हो जाएगा, ए से एम तक आपका। दूसरा अर्धांश देखो, दूसरा अर्धांश कहाँ से हो जाएगा आपका एन से। सेकंड अर्धांश जो आपका सेकंड अर्धांश है ये आपका एन से कहाँ तक हो जाएगा आपका जेड तक। ये आपके दो अर्धांश हो गए, ठीक है। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रखना है, यानी इसको पहले ए से शुरू होता था, अब कहाँ से होना चाहिए, एम से शुरू होना चाहिए, ठीक है। यानी विपरीत क्रम में हमें क्या लिखना है, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में लिखना है। यानी कि अब एम से ए तक लिखना है और जेड से एन तक लिखना है, जेड से एन तक। ये हमारा विपरीत क्रम हो गया, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो लिखो विपरीत क्रम में, तो पहले एम से लिखो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एम से पहले क्या था आपका एल के, ठीक है, जे, फिर 9 नंबर पर आई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ और 6 पर एफ हो गया, ई 5 पर आ जाएगा, डी 4 पर आ गया और फिर सी 3 पर आ गया और बी 2 पर आ गया, फिर ए आ गया। ये तो आपका पहला अर्धांश हो गया विपरीत क्रम में। दूसरा देखो हमें जेड से लिखना है, तो यहाँ से जेड से लिखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी, एक मिनट उल्टा थोड़ा सा, डब्ल्यू वी यू टी, ठीक है, एस आर क्यू, एस आर क्यू और क्यू के बाद में क्या आता है पी ओ और लास्ट हो जाएगा आपका एन। ये हो गया आपका दूसरा अर्धांश। दोनों अर्धांश लिख ली। अब देखो ये तो आपका बायां छोर है, कौन सा छोर है, ये तो आपका बायां छोर है और ये कौन सा आपका दायां छोर है, दायां छोर। अब हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, हमें बाएं छोर से 12 अक्षर, तो बाएं छोर से 12 अक्षर कौन सा हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अक्षर हो गया बी, ठीक है। बी के बाएं कौन सा आपका 9वां अक्षर, तो बी के बाएं 9वां अक्षर काटो, बी के बाएं 9वां, यहाँ से बायां 9वां, तो बायां कौन सा हो जाएगा आपका इधर वाला। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वां अक्षर क्या हो गया आपका एस हो गया। ये कौन सा हो गया आपका 9वां। इस 9वां के दायां बताना हमें, कौन सा, इस 9 के दायां, दायां कौन सा हो जाएगा, मैं दाएं सोच 9वां से दायां बताना आपको। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन वापस देखते हैं, शायद दिमाग से निकल गया क्वेश्चन। हाँ, 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, 12वें अक्षर के दाएं 9वें और अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ये बताना था हमें। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया आपका, तो दायां अक्षर कौन सा हो गया आपका 9वां एस हो गया। ये कौन सा हो गया आपका दायां अक्षर, ये तो इधर तो बायां हो गया ना, अच्छा मैंने यहीं पर उल्टा लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दायां, इधर चलेंगे वो कौन सा होगा आपका दायां, ये दायां हो गया। तो यहाँ से देखो 9वां दायां कौन सा हो गया आपका एस, ये हो गया आपका दायां 9वां। इस दाएं से बाएं, इस दाएं से यानी ये तो आपका दायां है, इस दाएं जो 9वां अक्षर है इससे बाएं चौथा अक्षर बताना है। तो 1 इधर चलना है, यानी बायां चलना है वापस। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, ये रहा आपका चौथा अक्षर डब्लू।
तो चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा अक्षर हो जाएगा आपका डब्लू। क्या हो जाएगा? डब्लू। तो देखो आपका आंसर कौन से ऑप्शन में? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति आपके वो हिंदी और क्षेत्रीय दोनों प्रकार की पढ़ते हैं और 12 व्यक्ति आपके जो आपके अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं हमें ये बताना था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो देखो आपको इंग्लिश कितने पढ़ते हैं आपके? इंग्लिश दे रखे हमें 21 व्यक्ति इंग्लिश समाचार पत्र पढ़ते हैं। और हिंदी कितने पढ़ते हैं आपके? हिंदी आपके 26 व्यक्ति पढ़ते हैं। क्षेत्रीय भाषा सी लिख लेता हूँ, क्षेत्रीय भाषा सी, यानी क्षेत्रीय भाषा कितने पढ़ रहे हैं आपके? 29 व्यक्ति। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम से होगा, ये कहाँ से होगा आपका? कैसे होगा? वेन डायग्राम से होगा। ये अपना वेन डायग्राम हो गया। तीनों व्यक्ति देखो, तीनों 8 दे रखे थे हमें, 8 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कॉमन कितने पढ़ते हैं आपके? 8। ये तो 8 हो गए। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश ले लेता हूँ, इसको मैं हिंदी ले लेता हूँ और इसको मैं क्षेत्रीय भाषा ले लेता हूँ। अब मैं क्षेत्रीय भाषा निकालना तो हमें ये दोनों निकालने। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रीय भाषा और हिंदी कितने पढ़ते हैं? सबसे पहले तो ये देखो आपको क्षेत्रीय भाषा और हिंदी, ये रहे आपके 15 व्यक्ति है वो क्षेत्रीय भाषा और हिंदी पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 15 व्यक्ति। 8 तो आगे तो कितने बचे आपके? 7 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा और हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश देखो कितने पढ़ते हैं आपके? 12 व्यक्ति है जो क्षेत्रीय, 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों पढ़ते हैं, 12 व्यक्ति। तो यहाँ पर 12 आ जाएंगे। तो 12 का यहाँ पर देखो 8 तो आगे कितने बचे आपके? 4। कितने बचेंगे? 4। अब मैं निकाला था केवल क्षेत्रीय भाषा, केवल क्षेत्रीय भाषा निकालना था। केवल क्षेत्रीय भाषा लगे कुल कितनी आपको? कुल क्षेत्रीय भाषा कुल थी आपकी 29 थी। इसमें से माइनस कर दो कौन सी वाली? ये वाली कॉमन वाली। तो 4 8 4 + 8 + 7। तो यहाँ से देखो 29 माइनस 8 7 15 15 4 19 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 29 माइनस 19 और 29 में से 19 के तो कितने बचेंगे आपके? 10। तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। तो ऑप्शन में देखो 10 कौन से में? वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इन पासों में 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा? तो मैंने पिछले टेस्ट का मैंने टेस्ट 10 का एनालिसिस किया तो मैंने बताया था पासा का कैसे याद करते हैं। तो देखो ऐसे 2 को ले लो जिसमें 2 कॉमन आ रहे हो, 2 पास ले लो। देखो इसमें 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, लेकिन देखो इसमें 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। इन दोनों से तो नहीं होगा। इन दोनों से देखो आपको जो एक राशि दोनों में बेनिस्ट है वो आपको पास देखने हैं आपके। तो देखो इसमें भी आपके 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो सेकंड व थर्ड से वो बेनिस्ट क्या आ रहा है आपका? वो बेनिस्ट आ रहा है 2। तो 2 बेनिस्ट आ रहा है तो 2 को पकड़ो, फिर घड़ी की दिशा में घुमा दो। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। किसको पकड़ के? वो बेनिस्ट को पकड़ के, 2 को पकड़ के। तो यहाँ पर देखो 2 पकड़ लिया मैंने, 2 इस 2 पकड़िए तो क्या आएगा आपका? 6 आएगा। सेकंड पास में फिर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। दूसरे में बेनिस्ट निकालो 2 को पकड़ो, फिर घड़ी की दिशा में जाओ। 2 के बाद में क्या है? 3, 3 के बाद में क्या है? 1। ठीक है, ये हो गया हमें। अब हमें किसके विपरीत पूछा था? हमें 3 बिंदु वाले फलक। तो 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन से आपके? 6 बिंदु। तो कितने हो जाएंगे? हमें पूछा कि 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने हो जाएंगे आपके? 6 बिंदु हो जाएंगे। 6 बिंदु वाला होगा, 6 बिंदु वाला। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके साथ ही ये याद रख लो 2 के विपरीत कितने बिंदु होंगे? 2 के विपरीत आपके 5 बिंदु होंगे। यह स्टार आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 2 का कॉमन वो बेनिस्ट लिया ना, तो बच गया जो वो बेनिस्ट का ही विपरीत होता है। ठीक है, इसका भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 18 व्यक्ति एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका n बराबर कितना दिया है हमें? 18 दिया है। और फॉर्मूला क्या होता है आपका? n(n-1/2) होता है। तो n का मान कितना हो गया? 18। तो 18 और 18 - 1/2। तो आप देखो 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका? 17। और 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 × 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 9 × 63 का दिया, हालांकि 6 और 9 से कितना हो जाएगा? 15। तो आपके टोटल कितनी बार हाथ मिलाया? 153 बार। तो ऑप्शन देखो 153 किस में आपके? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बड़े ठोस घन को 512 छोटे घनों में काटा गया है, तो कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी ठीक दो फलकों पर लाल रंग होगा यदि बड़े घन को लाल रंग से रंगा गया हो, तो बताना हमें। तो देखो कुल छोटे घन कितने हैं अभी, कुल छोटे घन देखो पहले तो आपके कुल छोटे घन दे रखे हमें, छोटे घन कितने दे रखे हमें 512 दे रखे हैं, यानी एन क्यूब बराबर कितना दे रखा है हमें 512 दे रखे हैं। तो भुजा निकालनी है ना हमें, तो ये 512 किसका होता है आपका 8 का क्यूब, तो एन क्यूब बराबर 8 का क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एन बराबर 8, तो एन बराबर तो कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। यानी एक भुजा कितनी आ गई अपनी 8 आ गई। अब दो फलकों को लाल रंग से रंगा जा रहा है, कितने फलकों को, दो फलकों को। तो पिछले मैंने सूत्र बताया था अपनी पिछली क्लास में, तो दो फलकों को लाल रंग से रंगा जा रहा है आपके। तो इनमें से 8 में से 2 कम कर दो, 2 फलक, तो 8 में से 2 कम होंगे तो कितने बचेंगे अभी 6। टोटल कितने फलक बचे, 6 फलक बचे हैं ना। तो कुल किनारे कितने होते हैं आपके घन में, कुल किनारे हो जाएंगे अभी 12, कुल किनारे कितने हो जाएंगे अभी 12, ठीक है। तो फलकों पर रंग वाले घन कितने हो जाएंगे, ये पूछा ने हमें, लाल रंग लगाओ तो फलकों पर कितने फलक होंगे ये मैं पूछा है। तो इनको गुणा कर दो, फलकों पर रंग वाले घन कितने बनेंगे आपकी 12 × 6 हो जाएंगे और 12 छिकानी 72 हो जाएंगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 72। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। एक यदि किसी निश्चित गुट भाषा में EIGHT को EI और IT और LEGE लीजेंड्स को क्या लिख रहा है, ये DEEHLNS के रूप में लिखा जा रहा है, तब आपको ट्रेड के बारे में बताना है। तो 18 क्या आपका EIGHT है, इसको क्या लिख रहा है देखो EGI और T लिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, ए को ई लिख रहा है, ठीक है, फिर तीसरा अक्षर ला रहा है, फिर आई को आई लिख रहा है, एच में +1 जोड़ रहा है, ठीक है। एच कितने पर होता है 8 पर, और आई कितने होता है 9 पर, और टी को टी लिख रहा है, यानी ये वाला फॉर्मूला बना रहा है इसमें। तो अगला देखो लीजेंड्स देखो आपका LEGENDS, इसमें क्या कर रहा है ये लिख रहा है आपका DEEHLNS लिख रहा है। यहाँ पर देखो एस को तो एस लिख रहा है, ठीक है, डी को शुरू में ले रहा है, सेकंड को फर्स्ट पर, ठीक है, इसके अनुसार। एन को फिर देखो यहाँ पर आ रहा है, फिर आपको ई लिख रहा है, यानी ई का ई, फिर सेकंड ई आ रहा है, फिर जी में देखो एक जोड़ रहा है, इसमें देखो एक जोड़ रहा है, ये +H एक जोड़ रहा है इसमें भी, और फिर एल आ रहा है आपका ना, और एन का एन है, ये वाला बना रहा है। तो यहाँ पर देखो अपना क्या हो जाएगा ट्रेड का TREND, सेकंड से अंक के अनुसार करेंगे हम। तो क्या होगा देखो पहले तो डी को ला रहा है ना, तो डी लाओ, ठीक है। डी के बाद में देखो आपका ई ला रहा है, क्या ला रहा है ई, ठीक है। फिर एक छोड़ के, यानी इस जी को ला रहा है, ए छोड़ के एल आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए छोड़ के ई के बाद में क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा, क्योंकि एन में एक जोड़ो कितना आ जाएगा ओ आ जाएगा, ये हो गया। एन में +1 जोड़ूंगा +1, तो कितना आ जाएगा आपका ओ हो जाएगा। फिर कितना आ रहा है आपका आर, और फिर टी आ जाएगा आपका टी, तो आपका बनेगा DEORT। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। और ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, क्वेश्चन था 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये आपका मैपे के द्वारा कर रहा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। कुछ कूट भाषा में प्लस का अर्थ भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस उपरोक्त कूट में से संदर्भ में निम्नलिखित रूपों में विचार करना है। ये कथन दिए हुए हैं और कौन से असत्य असत्य वाले बताने हैं। देखो ये भी ध्यान रखना अपना, असत्य पूछे कि भी सत्य मत कर देना। तो कथन 1 देखो पहले तो, कथन फर्स्ट, तो कथन फर्स्ट करते हैं 64 16, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है हमें, माइनस का अर्थ हो रहा है आपका प्लस 64, और प्लस का अर्थ क्या हो रहा है आपका भाग, कितना हो रहा है आपका 4, और गुणा का अर्थ क्या हो रहा है आपका, गुणा का अर्थ -4 माइनस और गुणा का अर्थ -4, और भाग का अर्थ क्या हो रहा है आपका, भाग का अर्थ हो रहा है आपका
गुणा 3। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, पहले बोर्ड मास के नियम कैसे करते हैं, तो पहले भाग वाला करते हैं। तो 16 और 4 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा आपका, 16 बार जाएगा। और माइनस और फिर गुणा वाला करते हैं, तो गुणा वाला करते हैं 4 3 12 आ जाएगा आपका। फिर योग करते हैं 32 और 32 माइनस 12 हो जाएंगे, कितने बचेंगे आपकी 20 बचेंगे। और कितना आ रहा है आपके 20 आ रहा है, तो ये तो सही है आपका, ये तो असंगत नहीं है। दूसरा देखो खतन 2 देखते हैं, खतन सेकंड देखो 9, ठीक है। भाग का अर्थ क्या कर रहा है हमें, गुणा 4, और गुणा का अर्थ क्या कर रहा है आपका, गुणा का अर्थ कर रहा है आपका माइनस का 14, और प्लस का अर्थ भाग 7, और माइनस का अर्थ क्या कर रहा है आपका प्लस का 6, ये कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्या जाएगा, पहले बोर्ड मास के नियम से 14 हम 2 7 का भाग कितनी बार आएगा, 9 × 4 और 7 का बाद 2 बार गया, प्लस का 6, 9 4 36 माइनस का 2 और प्लस का 6, तो कितना आएंगे 36 और 6 42 माइनस का 2, तो यानी प्लस का 40 आएंगे आपके, कितने आएंगे आपके प्लस का 40, और दे क्या रखा आपको माइनस का 40, तो ये तो अपना 2 गलत हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन देखो, ये तो कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि 2 नहीं आ रहा ना इसमें, तो 2 आएगा, तो इन दोनों में से होगा, तो इन दोनों में से चेक लो आप, तो कौन सा करेंगे हम, देखो पहला तो सही है, तो पहला तो नहीं आएगा, तो आपका आंसर तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, बाकी देखो ये आपका सही होगा। और चौथा देख लो, मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, कहते 4 आपका देखो 3, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है हमें, भाग का अर्थ गुणा 15, और फिर माइनस का अर्थ क्या दे रखा है प्लस का 19, और प्लस का अर्थ भाग 8, और गुणा का अर्थ माइनस का 6। तो देखो पहले बोर्ड मास के नियम से हल करते हैं, तो पहले कोष्टकोल करते हैं, किसको करते हैं कोष्टकोल। तो यहाँ पर देखो 15 थी 45 प्लस 19 और भाग 8 और माइनस का 6, तो यहाँ पर देखो 45 और 19 कितने हो जाएंगे आपके 64, 64 भाग 8 माइनस का 6। आप देखो 64 में 8 का भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा 8 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी 2 आएंगे, ठीक है। और आ कितना रहे, आ कितने रहे, आ रहे हैं आपके 3, कितने बता रहा है 3 बता रहा है 2 आ रहा है, तो ये भी तो आपको तक गलत हो गया। तो आपका देखो 2 और 4 गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका 7वां का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षरों को चुनने हमें, और यहाँ पर देखो मैपिंग कर रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, जेड वाई अक्ष का दे रखा है हमें पी क्यू आर, ठीक है, समानुपात। यह पूछा हमें अक्ष जेड वाई बराबर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जेड बराबर क्या दे रखा है हमें, जेड की मैपिंग दे रखी है पी, और वाई की मैपिंग दे रखी है हमें क्यू, और अक्ष की मैपिंग दे रखी है हमें आर। तो यहाँ पर देखो अक्ष पहले आए, तो अक्ष की मैपिंग क्या हो जाएगी आपकी आर, और जेड की मैपिंग क्या हो जाएगा आपकी पी, और वाई की मैपिंग क्या हो जाएगा आपकी क्यू। तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा आपका आर पी क्यू। तो देखो कौन से ऑप्शन में आर पी क्यू, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9 है अनुक्रम 3 14 स्टार 84 155 258 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, पहले अपने माना टेस्ट में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा है 3 14 और ये स्टार पूछा है हमें 84 155 और 258 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये बन रहा है आपका n³ प्लस n और प्लस n, n³ प्लस n² प्लस n बन रहा है। और जहाँ n बराबर क्या है आपका, जहाँ n बराबर चल रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले n बराबर 1 रखता हूँ, तो पहला पद आ रहा है 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का n का मान 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके 3। अब देखो यदि n बराबर 2 रखूँ तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2, तो देखो 8 2 10 10 2 14, तो ये भी बन रहा है आपका। तो n बराबर 3 देखो, n बराबर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 27 से 3 30 और 30 से 9 39, यानी अपना आंसर तो क्या आ गया 39, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो अपना आंसर हो गया 39, लेकिन आप अपना चेक करना है कि अपना कर रहे थे वो सही कर रहे थे, इसलिए n बराबर 4 और चेक करो। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 16 4 20 20 से 60 80 80 4 कितना हो जाएगा आपकी 84। मतलब हम जो ट्रिक लगा रहे थे वो अपना सही है। एक n बराबर 5 रख के और चेक कर लो क्या आपका 155 आ रहा है, तो n बराबर 5 रख के और देख लो n बराबर 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 25 25 150 और प्लस 5 कितना हो जाएगी 125 से 25 150 और 150 और 5 155, तो 155 आ रहा है। तो इसलिए अपनी जो लगाया था आपका n³ प्लस n² प्लस n है, जो ट्रिक लगाई अपनी जो फॉर्मूला लगाया वो बिल्कुल सही संतुष्ट कर रहा है समीकरण को।
श्रृंखला को, तो आपका आंसर हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राम, रजत और महेश कविता के 3 पुत्र है। तो ये अपनी कविता है, कविता रानी है अपनी, ये कविता रानी है। और इस कविता के कितने पुत्र है? 3 पुत्र है, यानी इसके पुत्र है, ये तो कौन आपका राम, ये तो हो गया इसका पुत्र राम, और राम का ही भाई हो जाएगा रजत, क्योंकि तीनों इसी के पुत्र है। तो राम का भाई हो गया रजत, और रजत का भाई, राम और रजत का भाई कौन है आपका? रमेश। तो ये 3 पुत्र होंगे किसके? कविता के। ठीक है, ये तो हो गया अपना। मुकुल राम का पुत्र है, मुकुल है वो किसका पुत्र है? आपका राम का पुत्र है, यानी इस राम का पुत्र है कौन? मुकुल, मुकुल राम का पुत्र है। ठीक है, ये तो मुकुल राम का पुत्र हो गया। ठीक है, मतलब राम की शादी हुई है। मुकुल के दादा जे हैं, यानी इस मुकुल के दादा जे हैं, यानी कि इस कविता के जो हस्बैंड है, या इसकी कविता के हस्बैंड होगी जिसका हमें पता नहीं है, और इसके पिताजी का नाम है जे। तो ये क्या हो जाएगा? आपके मुकुल के दादाजी हो गए। ठीक है, जे की एक बेटी है निकिता, जे की बेटी है एक निकिता, तो वो मुकुल के पिता की क्या होगी? बहन होगी। तो ये आपकी निकिता क्या नाम होता? निकिता, एन लिख देता हूँ, निकिता। तो ये इसकी बहन होगी मुकुल के पिता की, सॉरी मैंने मुकुल बोल दिया, राम के पिता की बहन हो गई निकिता। ठीक है, रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई। अब रजत है, इस रजत का एक बेटा है कौन? अभिराम, अभी लिख देता हूँ, ये अभिराम रजत का बेटा है, और इसकी शादी हुई वो किसकी हुई? आपकी रानी से हुई है, यानी ये रानी से हुई है आर, यानी इससे शादी हुई है रानी। और इनकी बेटी इना है, यानी अभिराम और रीना है, इनकी बेटी कौन है? इना है। ठीक है, इना हो गई, ये ना हो गई। अब आगे क्या दे रखा है? निर्मला निकिता की पुत्री है, तो इसका तो इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। निर्मला है, इस निकिता की पुत्री कौन है? एन ही लिख देता हूँ, निर्मला एन आई, निर्मला है इसकी पुत्री हो गई। तो जया, जे इन्ना से संबंधित है, तो जे इन्ना से संबंधित है, ये हमें बताना था। तो यहाँ से देखो आपका अभिराम, अभिराम यानी ये तो हो गया आपके दादा। ठीक है, और रजत के पिता, रजत तो क्या हो गया? इन्ना का दादा, और रजत के पिता ये हो जाएंगे आपके परदादा, और जे भी क्या हो जाएंगे? आपके परदादा हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका परदादा। तो ऑप्शन देखो आपका परदादा किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 10वां का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? देखो रीजनिंग क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 क्रांति के संबंधी निम्नलिखित पर विचार करके असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। देखो मान क्षेत्र मध्य प्रदेश में अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी है, ने क्रांति का नेतृत्व कर खेड़ी की लड़ाई लड़ी। तो ये इन्होंने, ये सही थी आपका, ये आपके अवंतीबाई जो आपका मध्य प्रदेश का मंडल क्षेत्र है, कौन सा आपका? मान क्षेत्र या मंडल क्षेत्र, यहाँ के जो राजगढ़ की रानी थी, राजगढ़ की रानी, राजगढ़ की रानी थी। ठीक है, कौन? लोधी, अवंतीबाई लोधी। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। अवध में सर्वाधिक जो सैनिक थे वो अवध के थे, तो अवध को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है, ये भी सही है। बढ़ोतरी के शामिल 84, 84 यानी 84 देश, यानी 84 गाँव का समूह था ये, 84 गाँव के किसानों को। ठीक है, 84 देश के किसानों को संगठित किया, यानी 84 गाँव के किसानों को संगठित किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1858 में पेल कमीशन के आधार पर सन 1800, ये जो आपका पेल कमीशन है ये कब आया था? 1858 में आया था। कब आया था आपका? 1861 के अंदर आया था। कब आया था आपका? 1861 के अंदर आया था। और हमें क्या पूछा था? असत्य पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि 1861 में आया था पेल कमीशन, लेकिन दे रखा है हमें 1858। अब देखो थोड़ा सा अवध के बारे में जान लो। अवध है, यहाँ पर अवध से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपका अवध से। तो देखो अवध पर आपका सर्वप्रथम आपके लाल डलहौजी जी थे। लाल डलहौजी जी ने किसका आरोप लगाया था? कुशासन का, कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में इसको कब शामिल किया था? अवध को ब्रिटिश राज्य में इसको शामिल कर लिया था 13 फरवरी 1857 को। तो ये भी एक क्रांति का प्रमुख कारण था 1857 में अवध के खिलाफ। अवध में जो क्रांति हुई थी 1857 क्रांति, अवध में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? अवध के अंदर इसका नेतृत्व किया था आपके बेगम हजरत महल। किसने किया था? आपके बेगम हजरत महल ने। इन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? इन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
और जो आपकी 1857 क्रांति हुई थी अवध के अंदर, वो कब हुई थी आपकी? 4 जून को। कब हुई थी? 4 जून को हुई थी, ठीक है। और सर्वाधिक 1857 क्रांति, जो क्रांति हुई थी 1857 क्रांति में, सर्वाधिक सैनिकों ने भाग अवध से लिया था। सर्वाधिक सैनिकों ने भाग कहाँ के सैनिकों ने लिया था? अवध के सैनिकों ने लिया था, ठीक है। जो सहस महल है वो स्थानीय जो स्थानीय क्षेत्र है उसमें क्या कहलाते थे? राजा खिलाने वाले थे। राजा की उपाधि थी इनको 84 गाँव के अंदर। किसको? शाहमल को। और इन्होंने नेटवर्क खड़ा कर लिया था, फिर उनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। 12 है लाला लाजपत राय, यानी आपकी पंजाब की शेर आगे, द्वारा लाहौर में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्रिका द पंजाबी का आदर्श वाक्य क्या था? भारत के है भारतीयों के लिए, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, किसी भी मूल्य पर स्वावलंबन और लेकर रहेंगे आज़ादी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो द पंजाबी आदर्श जो समाचार पत्रिका था, इसका आदर्श वाक्य था आपका किसी भी मूल्य पर स्वावलंबन। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। द पंजाबी समाचार पत्र है जो अक्टूबर 1904 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था आपका? अक्टूबर 1904 में, और लाला लाजपत राय ने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। और आपका जो दूसरा पहला ऑप्शन दे रखा है भारत भारतीयों के लिए, यह आपका शीर्षक, इस शीर्षक के नाम से एक अखबार निकलता था। उस अखबार का नाम था आपका वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। इस वंदे मातरम समाचार पत्र का शीर्षक था भारत है भारतीयों के लिए, और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1906 के अंदर। और इसको प्रकाशित किसने किया था? आपकी विपिन चंद्रपाल ने। किन्होंने किया था इसको? विपिन चंद्रपाल ने प्रकाशित किया था। याद रखना ये भी, क्योंकि विपिन चंद्रपाल आपके व्यक्तित्व के अंदर है। राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, ये 1857 की क्रांति का था। ये 1857 की क्रांति के समय का नारा था। ये काफ़ी प्रचलित रहा था। और लेकर रहेंगे आज़ादी, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान ये नारा था, लेकर रहेंगे आज़ादी, ठीक है। ये भी नारे भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले थोड़ा सा लाला लाजपत राय के बारे में और जान लेते हैं। देखो लाला लाजपत राय के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इनको क्या कहा जाता है? आपको पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी। और वैसे केसरी समाचार पत्र है वो किसका है आपका? देखो यहाँ से जुड़नी चाहिए, कड़ी जुड़नी चाहिए। जैसे केसरी आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक के अखबार का नाम क्या था? केसरी था। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आपके लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। और शेर ए पंजाब भी कहा जाता है इनको। किसको कहा जाता है इनको? शेर ए पंजाब। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है आपका। देखो अब बार चर्चा में है कौन सी आपकी? हिंदी चर्चा में। तो देखो आपको 1882 में इनका फर्स्ट सार्वजनिक भाषण था ना, फर्स्ट सार्वजनिक भाषण। इनका जो 1882 में फर्स्ट सार्वजनिक भाषण था वो कहाँ था? अम्बाला में था, अम्बाला हरियाणा के अंदर था। और वो किसके समर्थन में था? आपकी हिंदी के समर्थन में था। किसके समर्थन में था? हिंदी के समर्थन में था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अब 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए। तिलक अर्थ होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे में रखा गया। बिल्कुल सही है, जो होम रूल लीग है इसका मुख्यालय पुणे में था। होम रूल लीग तिलक का पहला वार्षिक सम्मेलन नासिक में हुआ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन की हमें जांच करनी तो पहला दूसरा दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखो होम रूल लीग की स्थापना की थी तिलक ने, कहाँ पर की थी? आपके बेलगांव में। कहाँ पर की थी? आपके बेलगांव में की थी। और बेलगांव में कब की थी इन्होंने? 28 अप्रैल 1916 के अंदर। 28 अप्रैल 1916 के अंदर की थी इन्होंने, 28 अप्रैल 1916 के अंदर, ठीक है। और इस बेलगाम में करने के बाद इस होम रूल का प्रथम वार्षिक सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट वार्षिक सम्मेलन सूरत नासिक के अंदर हुआ था ना। फर्स्ट वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता आपका? नासिक के अंदर होता। और कब होता है ये नासिक के अंदर? ये होता है आपका 17 और 18 मई 1917 को। कब होता है ये? 17-18 मई 1917 को हुआ था नासिक के अंदर। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हो गए, दोनों की डेट मैंने बता दी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक यानी बंगाल में नवचेतना व क्रांति का अग्रदूत किसे बना गया है? विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और राजा राममोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये माना गया था आपके राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी अन्य उपाधि याद रखो। देखो आधुनिक भारत के प्रथम नेता थे ये, आधुनिक भारत के प्रथम नेता। प्रथम नेता के नाम से भी जाना जाता राजा राममोहन राय को। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक,
भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन थे आपके? राजा राम मोहन राय थे। इसके अलावा आपका जो आधुनिक भारत का जनक एवं पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है इनको, पत्रकारिता का अग्रदूत, अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। देखो विपिन चंद्र पाल है, विपिन चंद्र पाल के बारे में इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपका? जो विपिन चंद्र पाल है इनको आपको भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है, भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक। और ये किसने कहा था कि इनको भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक है आपके विपिन चंद्र पाल को? ये कहा था आपके अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है। तीसरा आपका स्वामी विवेकानंद। देखो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक। जो आपके स्वामी विवेकानंद है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जनक। किसने कहा इनको? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये भी याद रखना। और ये उपाधि दी है इनको किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हमें पढ़ लिया इनको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 14 था नहीं, हाँ 14 था। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 आपके स्वामी विवेकानंद के संबंध में असत्य कथन बताना हमें। चलो असत्य कथन बताते हैं हम। कौन सा असत्य कथन है? देखो स्वामी जी की आध्यात्मिकता को धर्म का आधार मानते थे, बिल्कुल सही है। जो आपके स्वामी विवेकानंद है वो आध्यात्मिकता को क्या मानते थे? धर्म का आधार मानते थे। वे पश्चिमीकरण के समर्थक थे, जो घनघोर विरोधी थे। पश्चिमीकरण के जो समर्थक नहीं थे, ये आपका गलत हो जाएगा। या और असत्य पूछा था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सर्जन की प्रतिभा की संज्ञा दी। किसने दी? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो स्वामी विवेकानंद है इनको सर्जन की प्रतिभा की संज्ञा दी है, ये भी आपका राइट कथन है। स्वामी जी ने गरीबों की परवाह नहीं करने वालों को देशद्रोह माना है, ये भी बिल्कुल राइट कथन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कथन और होता है आपका, महात्मा गांधी का कथन। महात्मा गांधी थे हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी है, इनका कथन भी इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद के बारे में। इन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के रूप में परिचय की जरूरत नहीं है। जो आपके स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद के लिए परिचय की आवश्यकता नहीं है, या परिचय की जरूरत नहीं है, परिचय की जरूरत नहीं है। उनका नाम ही प्रेरणा है, उनका नाम ही प्रेरणा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये भी आपको याद कर लेना है ये पर 15 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका। देखो गुप्तकालीन वैज्ञानिक साहित्य में सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो आपको वर्ष संहिता है वराहमिहिर ने लिखी थी, बिल्कुल राइट है पहला तो ऑप्शन आपका। खंड खादक आपके ब्रह्मगुप्त की, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कामांतक है वो आपकी धन्वंतरी की नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जो आपकी कामांतक है वो आपकी नीति सार की, किनकी? आपकी नीति सार की। ठीक है, धन्वंतरी की नहीं है। हस्तायुर्वेद आपके काव्य की, बिल्कुल राइट है। और धन्वंतरी कौन सी हो जाएगी फिर? धन्वंतरी की आपको याद रखनी चाहिए, आपकी नवीनतम कम। क्या होगी आपकी? नवनीतकम रचना है वो किनकी? आपकी धन्वंतरी की रचना है, ये भी आपकी याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना था। जो गुप्तकालीन मूर्तिकला है इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना इसी काल में। देखो जो आपका शिव है और शिव की जो अर्धनारीश्वर रूप की रचना है ये आपकी गुप्त काल में शुरू हुई थी, आपका बिल्कुल राइट कथन है। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे, बिल्कुल सही बात है। ये मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र है गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे और मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती थी। देवगढ़ में शेषयानी विष्णु की मूर्ति पाषाण निर्मित है, बिल्कुल राइट है। जो देवगढ़ है जहाँ, और देवगढ़ में कौन सा मंदिर है आपका? दशावतार मंदिर। पश्चिमामुखी है, पंचायतन शैली के अंदर है दशावतार मंदिर। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देवगढ़ यूपी के अंदर है और पश्चिमामुखी है और आपका पंचायतन शैली में के अंदर है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन।
इस काल की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भितरगांव यूपी में नहीं मिली। भितरगांव को आपका यूपी के अंदर यहाँ पर नहीं मिली। कहाँ पर मिली आपकी? ये आपकी उदयगिरी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहाँ पर? उदयगिरी मध्य प्रदेश, उदयगिरी एमपी से प्राप्त हुई है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा और हमें क्या पूछा? सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भितरगांव में क्या है? फिर भितरगांव से क्या मिला? ये भी याद होना चाहिए साथ में। जो आपका भितरगांव है यूपी, यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर मिला है। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर है। और वो किससे निर्मित है? आपका ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या था आपका? देखो, अकबरनामा में शहजादे सलीम के जन्म का चित्रांकन जो फतेहपुर सीकरी में, जब शहजादे सलीम हुए थे तब फतेहपुर सीकरी में चित्रांकन किया गया था। और उस चित्रांकन करने वाले चित्रकार कौन थे? आपके रामदास थे, बसावन थे, गोवर्धन थे या मिस्किन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर 1 रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। और इन्होंने आपके शहजादे सलीम के जन्म की चित्रांकन किया था। इसके अलावा देखो आपका मिस्किन है, इनका चित्र भी इंपॉर्टेंट है। मिस्किन ने किसका चित्र किया था? आपका नोआस एंड आर्क चित्र का। नोआस आर्क चित्र का चित्रांकन किसने किया था? आपके मिस्किन किया था। इसके अलावा इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण का चित्रांकन भी किया। आपका गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किया है इन्होंने, उठाते हुए कृष्ण का चित्रांकन, श्री कृष्ण भगवान की चित्रांकन किया था इन्होंने। किसने किया? आपके मिस्किन ने किया था। इसके अलावा के जो बसावन है, इनके चित्र भी इंपॉर्टेंट है। इसके इन्होंने चित्र किया था किसने? आपकी मेडोना, ओवा चाइल्ड एंड चाइल्ड का चित्रांकन किसने किया था? आपके बसावन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका? निम्न कथनों पर विचार करते हैं। देखो, बाग ए नीलोफर का निर्माण बाबर ने करवाया था। बाग ए नीलोफर का निर्माण आपके बाबर ने करवाया था और 2 जगहों पर करवाया था। कहाँ कहाँ पर? ये तो करवाया था आपका आगरा के अंदर, दूसरा आपका धौलपुर के अंदर। आगरा व धौलपुर के अंदर करवाया था। ठीक है, बाग ए नीलोफर का निर्माण बिल्कुल राइट है ये तो आपका। तीसरा ऑप्शन देखो आपको, दूसरा ऑप्शन, भारत में 4 बाग शैली से निर्मित पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा था। अकबरकालीन पहला मकबरा भी कौन सा था? हुमायूं मकबरा। लेकिन जो हुमायूं का मकबरा है बनाया किसने था? आपका ये याद रखना कि अकबर ने नहीं बनाया था हुमायूं का मकबरा। किन्होंने बनाया था? वो बनाया था आपका हाजी बेगम ने। हाजी बेगम की देखरेख में होता है आपका हुमायूं का मकबरा। अकबरकालीन पश्चिमी इमारत भी कौन सी आपकी? हुमायूं का मकबरा। ये भी याद रखना। मरियम महल यानी आपकी रानी जोधाबाई का महल था ये, मरियम महल, या इसको जोधाबाई महल भी बोल सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में हरम सराखंड का हिस्सा है। किसका है आपका हिस्सा? ये हरम सराखंड का हिस्सा है। बिल्कुल राइट कथन है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो ऊपर तीनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 19 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय इतिहास के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी वीर दामोदरदास सावरकर ने भारतीय का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक है, इन्होंने लिखी है अंग्रेजी, हिंदी या मराठी? तो किस में लिखी है? आपकी मराठी के अंदर लिखी है आपकी। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। और यह भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक मानी जाती है। भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक भी मानी जाती है। ठीक है, और ये अंग्रेजी सरकार ने इसको भारत में आने पर रोक लगा दी थी, इसलिए आपके पीक वीक पेपर्स के अंदर आई थी। आपकी पीक वीक पेपर्स वह स्काउट टेस्ट पेपर के अंदर आई थी। किसके अंदर आई थी? आपकी स्काउट टेस्ट पेपर्स है, इसके अंदर ओके कहाँ पर आई थी? आपकी भारत पूछी थी पेपर के माध्यम से, भारत पूछी। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 के आपका निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का समूह जो 100 से कम घनत्व रखते हैं वो कौन से? आपके दो आपका 100 से कम घनत्व देखिए हम तो दो को सिक्किम है। सिक्किम का कितना आपका? सिक्किम का आपका 17 सॉरी सिक्किम का 86 है। और आपके जो मिजोरम है, मिजोरम का 82 है 2011 की जनगणना के अनुसार। मिजोरम कितना आपका? 52 है, मिजोरम का 52 है। और आपका अरुणाचल प्रदेश का कितना आपका? 17 है।
ठीक है। तो हमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले रख पहुँचा था, तो आपका सिक्किम का हो गया कितना, आपका 86, अरुणाचल प्रदेश का हो गया आपका 17 और मिजोरम का हो गया आपका 52, तीनों का 100 से कम हो, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या था आपका, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 3 लाख से ऊपर हो चुकी है, तो 3,17,121 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई होगी 3,17,121 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से राजस्थान के संलग्न जिलों के समूह की पहचान करनी है हमें। देखो टोंक, दौसा और धौलपुर तीनों ही सीमा नहीं बनाते, तीनों ही आपके अलग अलग हैं, तो आपका ये तो आंसर हो जाएगा। देखो टोंक और दौसा तो सीमा साझा करते हैं लेकिन धौलपुर नहीं करता, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो टोंक और आपका जो दौसा है ये तो सीमा साझा करते हैं लेकिन आपका धौलपुर नहीं करता, इसमें धौलपुर नहीं करता है। देखो राजसमंद अजमेर, पहले तो ये आपका राजसमंद अजमेर और जोधपुर स्पर्श करते थे, लेकिन नए जिलों के बाद में देखो राजसमंद के पास में कौन होगा, तो राजसमंद और राजसमंद के बाद में बीच में आ जाएगा आपका देखो ब्यावर नया जिला बन गया, और अजमेर और जोधपुर आपका इसको स्पर्श करता है। ठीक है, जोधपुर राजसमंद को स्पर्श करता था, तो यहाँ पर पहले ये आपका स्पर्श करता है लेकिन अब बीच में ब्यावर आ गया, तो इसलिए ये तो आपका संलग्न नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएगा। पाली, उदयपुर और राजसमंद, ये आपका आंसर हो जाएगा पाली, उदयपुर, राजसमंद। तो यहाँ पर क्या आपका पाली है, ठीक है, पाली के यहाँ पर आपका राजसमंद पास में जस्ट, और राजसमंद के नीचे आपकी कौन है, उदयपुर। तो ये तीनों संलग्न जिले हो गए आपके, एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, तो आपको पाली, उदयपुर, राजसमंद आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका। और बारा, बूंदी, दौसा, ये तो तीनों अलग अलग जिले हैं, कोसा भी एक दूसरे से, देखो बारा और जो बूंदी है इनके बीच में तो कोटा आ जाता है, और बूंदी और दौसा के बीच में तो आपके मतलब के आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे गलत हो जाएगा। इसी के लिए ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मैप याद होना चाहिए, पूरा राजस्थान का मैप है, 41 जिले हैं वर्तमान में, 41 जिलों की आपकी सटीक जानकारी होनी चाहिए कि ये जिला इधर है, ये जिला इधर है, इसलिए मैप को पढ़ना जरूरी है, तो मैप भी आपके पास रखना होना बहुत जरूरी है राजस्थान का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में स्थित है, बारा के अंदर, नागौर के अंदर, अजमेर में, जोधपुर। ये फैक्ट क्वेश्चन आपके, तो ये आपका रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है, आपका रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है, रूपनगढ़ अजमेर है, तो अजमेर ऑप्शन देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 3। जोधपुर में कौन सा फूड पार्क है आपका, जोधपुर में आपका एग्रो फूड पार्क है, कौन सा आपका एग्रो फूड पार्क। ठीक है, और ये कहाँ पर आपका बोरनाडा, जोधपुर में, बोरनाडा जोधपुर के अंदर है, ये भी याद रखना साथ ही साथ। और ये आपका रूपनगढ़ अजमेर के अंदर हो गया ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। यदि हमने माइनर टेस्ट आपने अच्छे से एनालिसिस किया तो मैंने यहाँ पर 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश है इनके बारे में 10 के बारे में बताया आपको। तो यहाँ पर देखो ये आपके कितने हैं, आपके 10 जलवायु प्रदेश है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया राजस्थान को, जलवायु प्रदेश। माइनर टेस्ट में आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आपके जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये अपना प्यारा सा राजपूताना है, प्यारा सा राजस्थान है अपना, ये अपना प्यारा सा राजपूताना है। थोड़ा सा धौलपुर को टिका बना दिया ना, धौलपुर को थोड़ा सा ऐसे करना है ना, अरे यार एक बार गलत हो गया तो हो गया, धौलपुर को ऐसे करके ऐसे घुमाना था, चलो घूम गया। ये अपना हो गया राजस्थान, ये अपना सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए ये अपना राजस्थान है, प्यारा सा जैसा बना है, अच्छा बना है। तो यहाँ पर देखो हम देख लेते हैं 10 जलवायु प्रदेश वापस याद करवा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फर्स्ट ए होता है, आपका बाड़मेर से शुरू होता है, आपका कहाँ पर, आपका बाड़मेर के अंदर फर्स्ट ए। ठीक है, फिर आप बाड़मेर के ऊपर लास्ट में ऊपर आपका ऊपर जाना हनुमानगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में जाना है, यहाँ पर आपका फर्स्ट बी आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कहाँ पर, आपका जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला कौन है, आपका जैसलमेर है, तो जैसलमेर में सबसे बड़ा ही आएगा आपका सी आ जाएगा। ये तो हो गया आपके, देखो ये तो आपका हो गया जैसलमेर, और इधर हो गया ये, और ये आपका फर्स्ट ए हो गया आपका बाड़मेर, इधर आपका पाली, जोधपुर, फलोदी, आजकल फलोदी भी जिला बन गया, और पाली से होता हुआ ये हो गया। ठीक है,
सेकंड ए में आपका शेखावटी वाला आता है। सेकंड ए के अंदर कौन सा आता है आपका शेखावटी वाला। शेखावटी के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, शेखावटी में चूरू आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, सीकर आ जाएगा, थोड़ा बहुत नागौर आ जाएगा। ठीक है, इधर नागौर भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका शेखावटी वाला हो गया। फर्स्ट ए हो गया। और सेकंड ए के अंदर बी के अंदर कौन आएगा आपका, सेकंड बी के अंदर आपके जालोर आएगा। जालोर इधर हो गया, राजसमंद, उदयपुर होते हुए यहाँ अजमेर तक टच करेगा। यहाँ पर जो अपनी राजधानी है, ये अपनी राजधानी है जयपुर। और जयपुर के अंदर कौन सा आएगा आपका, थर्ड ए आएगा, जयपुर आएगा। जयपुर के आसपास के जिले आ जाएंगे। और इसमें अजमेर है, अजमेर आपका थर्ड ए के अंदर शामिल होगा। ये आप याद रखना, क्योंकि ये सेकंड बी में भी कभी बार ऑप्शन में आ जाता है। तो ये आपका सेकंड थर्ड ए में जयपुर हो गया, इधर दौसा हो गया, कोटपुतली, बेरोड़ी वगैरह सब इसमें आ जाएंगे थर्ड ए के अंदर। और जो आपके पश्चिमी आपकी ABCD है, ABCD मतलब अलवर, अलवर आजकल डीग भी नया जिला बन गया, डीग लिख लो आप। भरतपुर भी आ जाएगा, धौलपुर हो गया आपका, डी आ गया, धौलपुर, करौली के लिख देता हूँ, करौली। ठीक है, और सवाई माधोपुर हो जाएगा। ये जिले आपके किस में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके थर्ड बी के अंदर। ठीक है, और आपका जो मेवाड़ है, उदयपुर वाला, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, ये आपके मेवाड़ है। मेवाड़ से याद रखना, मेवाड़ के आसपास जिले कौन से में आएंगे आपके, फोर्थ ए के अंदर आएंगे। मेवाड़ वाले फोर्थ ए के अंदर आएंगे, ये आपका फोर्थ ए हो गया। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया अपना मैप। और फोर्थ बी के अंदर आपका वागड़ क्षेत्र आएगा, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और आपका फिफ्थ में कौन आ जाएगा आपका, हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा। ये मैंने आपको 10 कृषि जलवायु प्रदेश बता दिया। सबसे बड़ा कौन सा आपका, सबसे बड़ा फर्स्ट सी है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। और सबसे छोटा आपका वागड़ वाला, सबसे छोटा फोर्थ बी है, सबसे छोटा। ठीक है, ये आप सभी याद कर लेना। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी कृषि जलवायु प्रदेश मैप से आप ज़्यादा याद कर अच्छे रहोगे तो अच्छा है, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। और ज़्यादातर आपकी कृषि जो जलवायु खंड है इन्हीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में जल गिराती है। देखो आपके अरब सागर का अपतंत्र है, राजस्थान में 4 नदियाँ जो अरब सागर का अपतंत्र है, अरब सागर का अपतंत्र। तो अरब सागर के अपतंत्र में 2 भागों में बांटा गया अरब सागर के अपतंत्र को राजस्थान में। एक तो कहाँ पर गिरती है आपकी, खंबाती खाड़ी में। एक तो कहाँ पर गिरती है नदियाँ, खंबाती खाड़ी में। और एक गिरती है आपकी कच्छ के रण में। तो खंबाती खाड़ी में कौन सी गिरती है, तो साबरमती गिरती है, साबरमती और माई है। ये दोनों तो किस में गिरती है आपकी, खंबाती खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर जो कच्छ के रण में है कौन कौन सी गिरती है आपकी, लूणी और आपकी पश्चिमी बनास। ये दो नदियाँ हैं, दोनों किस में गिरती है आपकी, कच्छ के रण के अंदर गिरती है। अब देखो मैं कच्छ के रण की नदियाँ पूछिए तो आपकी कौन सी आ जाएगी, लूणी और पश्चिमी बनास। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 26 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पंचभद्रा, सांवरला व कपराना खारे पानी की गर्त निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है आपकी। तो आपके देखो शेखावटी बेसिन पाई जाती है, या लूणी जवाई बेसिन पाया जाता है, या माई बेसिन में, या घग्गर बेसिन में। तो ये पाया जाता है आपका लूणी जवाई प्रदेश और बेसिन में, और इसे गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर पंचभद्रा वादी खारे पानी की जिले पाई जाती है। घग्गर प्रदेश को आपका नाली प्रदेश बोलते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर वाले जिले आते हैं नाली प्रदेश के अंदर। शेखावटी को अंतःप्रवाही प्रदेश भी होते हैं, अंतःप्रवाही प्रदेश भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपके सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग आता है। माई बेसिन आपके नीचे के आता है, आपका नीचे वाला बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला, डूंगरपुर और दक्षिणी गंगा, काठली गंगा आपके माई बेसिन को बोला जाता है। इस प्रकार से होती है आपकी माई नदी राजस्थान के अंदर, ये अपना राजस्थान। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और खादू गाँव से माई नदी प्रवेश करती है, ये भी आप याद रखना। कहाँ से उद्गम होता है आपका, मध्य प्रदेश के अमरोहा की पहाड़ी से। ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे माई नदी देखिए, ये पूरी डिटेल आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि हाँ ये ऐसे यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ पर बनेश्वर धाम में सोम जाखम माई मिलती है, तीनों नवाटापुर के अंदर बनेश्वर धाम मिलाती है। पहली नदी ईरू है, पहली सहायक नदी वो बनती है। माई बजाज विद्युत परियोजना है। बाकी सभी ऐसे याद होनी चाहिए। गुजरात, राजस्थान कितना 45:55 ऐसे ऐसे अनुपात याद होना चाहिए आपका कंप्लीट। एक क्वेश्चन के ऊपर ही आपको पूरा डिपेंड होना चाहिए कि माई याद किया तो इस प्रकार से याद करो कि आपको पूरा वो क्वेश्चन वहीं पर आपको गलत होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दक्षिणी पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है। तो यहाँ पर देखो पहला दे रखा ऋषिकेश। ऋषिकेश आपकी दक्षिणी पश्चिम अरावली के अंदर ही है। किसमें आपका, दक्षिणी पश्चिम अरावली के अंदर ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर आपका, सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश कहाँ पर आपकी, सिरोही के अंदर है। कहाँ पर, सिरोही। और ऋषिकेश चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, इसकी ऊंचाई आपकी 1017 मीटर। तो चोटियों का क्रम भी याद रख लेना, 10-15 चोटी आपकी, 10 तो क्रम वाइज 10 तो याद ही रखनी है। बानगढ़ कहाँ पर आपका, बानगढ़ अलवर के अंदर है। और ये आपका
उत्तर पूर्वी अरावली के अंदर है। और जो आपकी बानगढ़ है, और बानगढ़ की ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई आपकी 649 मीटर है बानगढ़ की ऊंचाई, ये भी आप याद रखना। मोराई आपकी मध्य अरावली के, और बेराट बेराट की पहाड़ी जानते हो उदयपुर के अंदर है। और मोराई जी कहाँ पर आपकी अजमेर, यानी मध्य अरावली का भाग है ये, मध्य अरावली, ठीक है, इसे लिख देता हूँ। बुराट का पठार आपके उदयपुर में है। रोजा पाकर कहाँ पर आपका जालोर के अंदर है, इसे याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर देखो बानगढ़ और ऋषिकेश दोबारा दे रखा है, यानी लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, काफ़ी दोस्त ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो ये भी करके आने की चांसेस होते हैं। लेकिन ये प्रश्न में देखना, पहले पूछा आपका दक्षिण पश्चिम और फिर पूछा आपका उत्तर पूर्व अरावली, तो इस क्रम का भी आपको ध्यान रखना है, वरना 0.66 खा लोगे बछीड़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। पहला कथन दे रखा है हमें, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाई जाती है, आपकी बाड़मेर जिले में पाई जाती है, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, बिल्कुल राइट कथन है, सुरती है और राजस्थान की पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, बिल्कुल राइट कथन है। तो देखो कौन सा विकल्प सही है, तो दोनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 29 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 60 सेमी वर्षा समवर्षा रेखा निम्नलिखित राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, किन किन जिलों से गुजरती है, ये पूछना है। तो ये इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए। देखो मैप भी बहुत ज़रूरी है, आप राजस्थान का मैप याद कर लेना भाई, मान के कैसे भी आप छाप के याद कर लेना। ये अपना राजस्थान है, और ये अपना धौलपुर हो गया, ये अपना सीकर हो गया, ये हो गया झुंझुनू चूरू होके हुए यहाँ नांगल पूछ गया, ये अपना राजस्थान है, कैसे भी मानो ना। देखो राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है अभी, ये अपने राजस्थान को 250 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। जो आपकी सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये आपको पता है। हमें पूछा 60 सेमी वाले, यानी मान ली इधर तो होगा नहीं, इधर तो कौन सा होगा, पश्चिमी रेतीला प्रदेश आ गया ना। और पश्चिमी रेतीला प्रदेश की पूरी सीमा तो आपको पता है 40 सेमी, और पश्चिमी सीमा आपकी 10 सेमी, ये भी आपको याद होना चाहिए। 25 सेमी इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन हमें 60 पूछा, तो 60 कौन सा आएगा आपका, अरावली के आगे वाले पास, अरावली के पूरी साइड वाले भाग आएंगे, यानी ये वाला भाग है वो आपका 60 सेमी समवर्षा रेखा होगी। तो देखो कौन सा हो जाएगा आपका इस समवर्षा रेखा पर। यहाँ पर देखो जयपुर, ये तो आपका जयपुर हो गया, चलो जयपुर हो गया, जयपुर तो आ जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद भी है, और अजमेर आ जाएगा यहाँ पर, ये अपना अजमेर हो गया, यानी भी यहाँ पर अजमेर भी आ जाएगा 60 सेमी वर्षा रेखा में, और आपका राजसमंद भी आ जाएगा। लेकिन देखो आपको सवाई माधोपुर दे रखा है, सवाई माधोपुर तो यहाँ पर आता है आपका, ठीक है। तो मैप से आपको याद होना चाहिए सवाई माधोपुर कहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर आता है, ठीक है। जहाँ पर चंबल आपके जो अंतिम होता है रामेश्वर में, वहाँ पर आता है, सवाई माधोपुर आता है। तो ये तो आपका 60 सेमी वर्षा रेखा के अंदर नहीं आता है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब देखो आपका A, C, D कौन से में, A, C, D ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पहला दे रखा देखो 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई, बिल्कुल राइट है। झुंझुनू जिले में 2011 में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर थी झुंझुनू में, और कितनी थी आपकी पुरुष साक्षरता दर जो आपकी थी, वो थी आपकी 86.9%। और झुंझुनू के बाद में किसकी थी, आपकी कोटा के अंदर थी, तो ये तो आपका राइट है। दूसरा ऑप्शन देखा देखो 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक जो साक्षरता दर थी 2011 में किसकी थी आपकी, देखो मैं बता देता हूँ क्रम। सबसे ज़्यादा था आपका कोटा के अंदर, कोटा के बाद में मैंने आपको एक ठीक से बताया था, देखो अपनी यहाँ पर कोटा है, कोटा के बाद में हम जयपुर जाएंगे, जयपुर से हम सीकर होते हुए झुंझुनू जाएंगे, झुंझुनू से हम वापस सीकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोटा फिर जयपुर था, मैंने टेस्ट करवाया था तब मैंने एनालिसिस करवाया था आपका कोटा जयपुर फिर झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर था, आपका सीकर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो आपका तीसरा ऑप्शन देखो आपका 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर, जी बिल्कुल सही थी आपकी, प्रतापगढ़ था सबसे कम पुरुष साक्षरता दर थी, पुरुष साक्षरता दर कम थी। और कितनी थी यहाँ पर थी आपकी 69.5%, यह न्यूनतम थी। तो यहाँ पर जो गलत कौन सा हो जाएगा, ये जयपुर जिले के अंदर नहीं थी, कोटा के अंदर था, तो बी तो गलत हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कलाम ने बी माना है, पता नहीं क्यों माना है, लेकिन आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सी। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाली तहसील पूछ लें, सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील, साक्षरता वाली तहसील वो कौन सी थे, वो आपकी जयपुर है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट याद रखना भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। बाकी इसके ऑब्जेक्शन वाली आंसर क्या आएगी उसमें भी आप देख लेना, गलत ही आएगा वो, मैंने भी ऑब्जेक्शन लगाया इस क्वेश्चन पर, और इसके पिछले वाले क्वेश्चन पर भी मैंने ऑब्जेक्शन लगाया, क्योंकि इस वाले पर नहीं था, आगे वाले पर लगाया शायद, आगे वाला क्वेश्चन आएगा उस पर, हाँ ये वाला, इस पर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया क्योंकि कलाम ने माना आपका टोंक और जैसलमेर।
लेकिन देखो इसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात, जो आपको शहरी बाल लिंगानुपात पूछा है इसमें सबसे ज़्यादा और न्यूनतम। तो देखो 2011 के अनुसार देखो सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात था, शिशु शहरी लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात था वो था आपका किसका, नागौर का। किसका था आपका, नागौर का। और कितना था आपका 907, कितना था आपका 907 था, ठीक है। और आपका न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कौन सा था आपका, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, शहरी शिशु लिंगानुपात वो था आपका धौलपुर का। कितना था आपका, धौलपुर का था। और वो कितना था आपका 841, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका नागौर और धौलपुर ऑप्शन में दे रखा था और आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, रियलमी। और बाकी इसका ऑब्जेक्शन लगा दिया है वैसे टोंग में, और वो कर दे क्योंकि कलाम 2-3 क्वेश्चनों की गलत आंसर मानती है, आप सभी को पता है। जिसको पता है वो तो पता है उसको, जिसको नहीं पता वो तो इसी को सही मानेगा। लेकिन इसलिए कहते हैं कि पेपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए, और कलाम इस पर ही टेस्ट करती है क्योंकि आरपीसी भी कुछ क्वेश्चन गलत मानती है, और ये क्वेश्चन आपको इसलिए गलत दिए जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, ताकि आप उनका एनालिसिस करते हो नहीं करते हो इसका आपको खुद को पता चल जाता है। और वैसे देखो आपका राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है आपका, जो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है वो कितना आपका 874 है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है हमें। तो यहाँ पर देखो आपका लो एस्क है वो कहाँ पर पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है, छेतक दे रखा है, टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है, संगनवाड़ा, और बेरिलियम कहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए टंगस्टन आपके रेवती फाड़े, रेवती फाड़े कहाँ पर आपके नागौर के अंदर। तो यहाँ पर देखो सी एक में है तो सी केवल एक में इसमें है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लो एस्क देख लो आप काली फाड़ी के अंदर पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है आपको कालाखुटा, और बेरिलियम आपका संगवाड़ा में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो गया 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका, जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटन परिपथ के है। तो देखो जयपुर आ गया, दौसा आ गया, टोंक आ गया, जयपुर से समझ जाओगे ढूंढार परिपथ के हैं। वांगड़ में कौन से आते हैं आपके, वांगड़ में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। गौडवाड़ सर्किट के अंदर कौन आता है, गौडवाड़ सर्किट के अंदर सिरोही वाला, माउंट आबू वाला, सिरोही माउंट आबू वागड़ सर्किट के अंदर आता है। मेरवाड़ा के अंदर आपका अजमेर आता है, पुष्कर वगैरह अजमेर, अजमेर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कौन सा उद्योग स्थान से सम्मिलित नहीं है, यह मैं बताना था। देखो स्टेट वुलन मिल बीकानेर में, बिल्कुल राइट है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट आप अलवर के अंदर है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। श्री सीमेंट आपका ब्यावर में है, लेकिन श्री राम फर्टिलाइजर्स गड्ढेपान कोटा में नहीं है, ये यहाँ पर हो जाएगा। गड्ढेपान कोटा में क्या है आपका, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल लिमिटेड, गड्ढेपान कोटा के अंदर है, गड्ढेपान कोटा के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संगत कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान की RRECL द्वारा प्रथम व द्वितीय व्यवसाय फार्म स्थापित किए गए हैं, ये आपके जैसलमेर और आकल के अंदर स्थापित किए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 36 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, भू सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट गई गई भूमि कितना अंश शुद्ध बोए गई क्षेत्र है, ये क्षेत्र याद रखना कि कितने क्षेत्र आपके शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, कितना बंजर है, कितना प्रतिशत चारागाह का है। ये क्योंकि कोर्ट में कभी कभी ये तो डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछा है, अभी पिछले एग्जामों में कुछ एग्जाम होते हैं उनमें वो कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इतना भूमि क्षेत्र है, इतना शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, इतनी पड़त भूमि पड़ी हुई है। तो ये आपको याद रखना है और आपकी ये बुकलेट में मिल जाएगी आपकी। तो इसका देखो आप वर्तमान में तो कितना आपका 53.10% है और शुद्ध बोए वाला क्षेत्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान खंडित नीति 2024 के संदर्भ में कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पर देखो खनन रियायत क्षेत्र 0.68% से बढ़ाकर वर्ष 2046-47 तक 2% करना है। तो ये आपका राइट कथन है। 2046-47 का लक्ष्य है कि 2% करना है आपका खनन रियायत क्षेत्र। आभा कजावा पद्धति में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर देय रॉयल्टी में छूट होगी, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। दोहन करने वाले खनिजों की वर्तमान संख्या को बढ़ाकर 58 से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 70 करना है, ये भी आपका राइट है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों कथन सत्य है। तो आपका आंसर 1, 2, 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उपग्रह NVS 02 के संबंध में कथनों पर हमें विचार करना है।
तो विचार करते हैं आपका, इसे यूआर सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा? यूआर सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया, बिल्कुल राइट कथन है। इसे GSLV F-15 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी बिल्कुल राइट है। इससे भारत व इसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति, वेग व समय सेवाएं प्रदान करने हेतु विकसित किया गया, ये भी आपका राइट कथन है। तो तीनों कथन सत्य है, तो इसका देखो सत्य कथन पूछा, तीनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 39 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के आपका, गगनयान कार्यक्रम के तहत किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जाएगा? गगनयान इंपॉर्टेंट है, भविष्य में इसको प्रक्षेपित करना प्रस्तावित अभी, तो ये किया जा रहा है आपका GSLV MK3 द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जी सेट 20 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना, बिल्कुल सही बात है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला नहीं है, कौन सा आपका दूसरा है, कौन सा है? दूसरा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके द्वारा वायुयान इंटरनेट सेवा व हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी, ये आपका राइट करना है। इसे भू समकालिक कक्षा में स्थानांतरित किया गया, ये भी आपको सही है। तो एक आध दो को छोड़कर बाकी 3 सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, देखो कौन से ऑप्शन में, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित हासिल करना, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से 10 नहीं है, कितने आपके? 5, कितने आपके? 5 लघु मॉडल्स रिएक्टरों को डिजाइन कर विकसित करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 दे रहेगा ना, सही कितने होंगे आपके? 5 सही होंगे। इस मिशन पर केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए का प्रयोग करेगी, आपका राइट कथन है। तो आपका क्या पूछा? सत्य कथन पूछा, तो आपका 1 और 3 सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अब ये करंट क्वेश्चन आपके ना, NTPC व NPCIL द्वारा संयुक्त रूप से माई बांसवाड़ा अपने राजस्थान में 2800 मेगावाट क्षमता की परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हेतु एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया है। वह वेंचर कौन सा? अश्विनी है या आदित्य है, अप्सरा या अभिनव है, तो वह है आपका अश्विनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपके 2800 मेगावाट के, इसमें 4 रिएक्टर स्थापित किए, संयंत्र है वो कितने स्थापित किए? 4। एक रिएक्टर से कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी आपकी? 700 मेगावाट। कितनी होगी आपकी? 700 मेगावाट। तो 4 से कितनी हो जाएगी आपकी? 4 से गुणा कर दो, 4 × 700 यानी 2800 मेगावाट उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखना, कितने संयंत्र स्थापित किए गए? 4 संयंत्र स्थापित किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, माँ वाउचर योजना इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखना। माँ वाउचर योजना, इस योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के मूल निवासी गर्भवती पात्र होगी आपकी, बिल्कुल राइट है। इसके अंदर आपकी जो मूल राजस्थान निवासी है महिला, वही गर्भवती महिला, वही इस योजना के लिए पात्र होगी। इस योजना का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपयोग सत्य कथन तो दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से अगर मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो अगर मस्तिष्क का भाग नहीं है, यह हमें बताना था। पर मस्तिष्क भी आपका अगर मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस भी अगर मस्तिष्क का भाग है, डाइएनसेफेलोन भी आपके अगर मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पोन्स आपके मध्य मस्तिष्क का भाग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 45 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से आपका इंसुलिन हार्मोन है। चलो, इंसुलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? कौन सी ग्रंथि पाया जाता है? आपका अग्नाशय ग्रंथि पाया जाता है, लेकिन इसकी बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो यहाँ पर देखो किस कोशिका से स्रावित होता है, यही पूछा है हमें। अल्फा कोशिका से नहीं होता, आपका डेल्टा कोशिका से नहीं होगा, किससे होता है? आपका बीटा कोशिका से होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 46 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का भार 60 न्यूटन, चंद्रमा की, तो यहाँ पर देखो हमें चंद्रमा की सतह पर कितना होता है? आपका 1/6 गुना, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा आपका? 1/6 पृथ्वी पर भार। तो पृथ्वी पर भार कितना है आपका? 1/6 कितना दिया हमें? 60 न्यूटन दिया हुआ है, तो 6 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 10 न्यूटन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 न्यूटन। कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्न कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो ये तो आपका गैर नवीकरणीय स्रोत पूछा हमें, तो आपका सौर ऊर्जा तो क्या आपका नवीकरणीय स्रोत है, पवन ऊर्जा भी आपका नवीकरणीय स्रोत है, तापीय ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत है, तो आपका जीवाश्म ईंधन बचा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। गैर नवीकरणीय स्रोत आपका ऑप्शन नंबर 2 जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 1000 kg द्रव्यमान एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से 54 किलोमीटर प्रति तक बढ़ाने में किया गया कार्य पूछा है। तो हमें देखो द्रव्यमान दिया हुआ है, हमें एम दिया हुआ कितना आपका 1000 kg। ठीक है, देखो आपको गतिज ऊर्जा दी हुई, गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक वेग दे रखा है हमें कितना आपका, वो दे रखा हमें प्रारंभिक वेग
36 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो किसी गुणा कर देते हैं 5/8 18 से। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा आपका 18 दूनी 36, तो 2 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और आपका अंतिम वेग दिया हुआ हमें, प्रथम अंतिम वेग दिया हुआ है। अंतिम वेग कितना दिया हुआ हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया है। इसको मीटर में करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18×3 = 54 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका कार्य हो जाएगा, टोटल कार्य पूछा हमें, तो हो जाएगा आपका अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी, हो जाएगा mu²। तो यहाँ पर देखो a/2 m कॉमन आ जाएगा, आपका क्या बचेगा आपका v² माइनस u²। तो यहाँ से देखो m का मान कितना दिया हुआ हमें 1000, तो 1/2 m का मान कितना दिया हुआ 1000, v² यानी आपका अंतिम वेग कितना है आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा, u² यानी प्रारंभिक वेग यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का भाग जाएगा तो 500, 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 500, 100 गया तो कितना बचे आपका 125 और 125 से गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएंगे। 5 को 5 से करेंगे तो 25 25 का 5 5 दूनी 10 और 2 12 5 1 6 62,500 आपका क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पर जूल हो गया। लेकिन हमें आंसर दे रहेगा किसमें आपके किलो जूल में दे रहेगा, तो 1000 का भाग दे दो तो 62,500 बटे 1000 किलो जूल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु गई तो यहाँ पर आ गया आपको 62.5 किलो जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 62.5 किलो जूल किसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एथाइन की संरचना आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये इसमें देखो H3 दे रखा है, H3 इसके कारण गलत हो गया। ये कौन सा आपका एथीन है और ये संरचना किसकी आपकी एथेन की है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से हरित गृह प्रभाव का योगदान देने वाली गैसें का सही अनुकटता हुआ क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा कौन देता है आपका, सबसे ज़्यादा CO2 होती है, फिर आपकी मेथेन होती है, CH4 होती है, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, फिर नाइट्रो ऑक्साइड होती है, N2 होती है। तो देखो कौन सी में आपका CO2 CH4 CFC N2, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या आपका, जैव विविधता के संदर्भ में कहता देखो IUCN का गठन 1975 में नहीं हुआ, कब होता है इसका गठन होता है आपका 1948 में, तो पहला तो गलत है। वर्ष 1992 ब्राजील शहर रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। और इसी सम्मेलन में आपका CBD को अपनाया गया था आपका केंद्र सरकार द्वारा। वर्ष 2005 में जैव विविधता एक्ट 2005 में लागू नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा। जो आपका जैव विविधता एक्ट है ये देखो आया कब था, ये आया तो था आपका पारित तो हुआ था 2002 में, 2002 में पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था ये 2003 में लागू हुआ था आपका 2003 के अंदर। तो ये भी आपका गलत है। हमें पूछा गया उपयुक्त में से सत्य कथन नहीं है, तो आपका 1 और 3 नहीं है, तो आगे कोड दिया होगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 52 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ निम्नलिखित में 5 आर थ्योरी से संबंधित नहीं है। जो आपकी 5 आर थ्योरी है वो किससे संबंधित थी, आपकी पर्यावरण से संबंधित थी, पर्यावरण से संबंधित थी 5 आर थ्योरी। तो इसमें देखो 5 आर कौन कौन से थे ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर 5 आर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो पहला आर तो था आपका कौन सा आपका रिफ्यूज था, कौन सा था आपका रिफ्यूज का मतलब आपका इनकार करना। दूसरा कौन सा था आपका रिड्यूस का मतलब क्या है आपका कम करना, ठीक है। और तीसरा था आपका रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करना। रीपर्पज था, फिर रीपर्पज का मतलब नया उपयोग करना। और रिसाइकल, पांचवा कौन सा था आपका रिसाइकल, गलत लिख दिया, रिसाइकल कैसे आता है RECYCL होता है, ठीक है रिसाइकल। ये 5 आपके 5 आर संबंधित है आपके पर्यावरण से। रीयूज का मतलब बता दिया मैंने इनकार करना। रीयूज वो मतलब होता है आपका कम, रिड्यूस का मतलब कम करना, रीयूज का मतलब पुनः उपयोग, रीपर्पज का नया उपयोग देना, और रिसाइकिल का मतलब पुनर्चक्रण। इसमें कौन सा नहीं ये पूछा था आपका रीफोर्समेंशन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 53 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या था आपका, किसी क्षण एक को नियंत्रित करने वाले जिन 2 विपर्यासी स्वरूपों कहा जाता है लक्षण प्रारूप, जिन प्रारूप या
युग्म विकल्पी या समयुग्मजी, तो इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, फल पकवन के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है। जो आपका फल पकवन है उनके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, आपका एबिसिक अम्ल है, एथाइलिन अम्ल है, ऑक्सीजन है या जिबेरेलिन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा इथाइलिन हार्मोन है फल पकवन में उपयोगी। तो आपका एबिसिक अम्ल है, एबिसिक अम्ल का क्या काम है, आपका अंकुरण को रोकना, अंकुरण को रोकना। ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन किसमें काम आता है, आपका कोशिका वृद्धि में, पौधे की कोशिका वृद्धि में। और आपका जिबेरेलिन हार्मोन है, ये किसमें काम आता है, आपका तने की वृद्धि में, तने की वृद्धि में काम आता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। ये सुझाव दिया था आपके डार्विन ने, जेबीएस हेल्डन ने, लेमार्क ने या स्टैनले मिलर व हेराल्ड यूरे ने। तो इसका 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जेबीएस हेल्डन के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, सर प्रबंधन में कार्य विभाजन का सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। जो आपके प्रबंधन के कार्य हैं उनके विभाजन के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, समान कार्यों के लिए एक साथ सामूहिक करना नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, कार्य कुशलता में सुधार के लिए विशेषज्ञता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिद्धांत का उद्देश्य यही था आपका कार्य कुशलता में सुधार के लिए विशेषज्ञता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या था आपका, शैक्षिक प्रबंधन में संसाधन जुटाना का कार्य किसके अंतर्गत आता है। तो संसाधन जुटाना है वो कार्य किसके अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको जो शैक्षिक प्रबंधन के मैंने कार्य बताए थे 14 कार्य थे, उनके अंदर ये किसके अंदर आता है ये बताना था। तो आपको 14 कार्य याद होंगे तभी आप ये कर पाओगे। तो इसके अंदर आता है आपके संगठन के अंदर आता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। कुल कार्य कितने आपके 14 कार्य हैं। जो मैंने क्लास बनाई थी उस क्लास में मैंने पूरा अच्छे से समझा ये कार्य, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट में से बनता है तो कंप्लीट चीज़ें आपको याद आना बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर बता नहीं सकते, यहाँ पर 14 कार्य बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, हेनरी फ्योल के अनुसार जब एक कर्मचारी एक से अधिक वरिष्ठों को निर्देश प्राप्त करता है तो कौन से सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हेनरी फ्योल के सिद्धांत कितने टोटल। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत है, हेनरी फ्योल के भी 14 सिद्धांत है टोटल। 14 सिद्धांतों के बारे में मैंने अपनी क्लास बनाई थी, उस क्लास के अंदर बताया था इसको भी बारे में 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं। हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है, ये प्रबंधन सिद्धांतों के जन्मदाता कहा जाता है इनको, प्रबंधन सिद्धांतों के जन्मदाता। वो कौन है आपके, हेनरी फ्योल है। इनमें से कौन सा आपका स्केलर चेन है, कार्य विभाजन है, निर्देश एकता है या आदेश एकता। तो यहाँ पर दे रखा है एक कर्मचारी एक से अधिक वरिष्ठों से निर्देश प्राप्त करता है तो वो आपके आदेश एकता के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 59 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, डेमिंग चक्कर। डेमिंग इंपॉर्टेंट है, एक डेमिंग क्या बोला जाता है, आपका टेक्यूम का जनक बोला जाता है। मैंने अच्छे से समझाया है इन्होंने क्या क्या दिया है। डेमिंग आपका पुरस्कार भी दिया जाता है जापान के अंदर, डेमिंग पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपका जो पीडीसी चक्र है इसके बारे में, ये चक्र भी किसने दिया था, आपके डेमिंग ने दिया था। इसका मतलब पी यानी प्लानिंग यानी योजना बनाना, डायरेक्टिंग यानी करे, और चेक सी का मतलब चेक था, और एक्ट का कार्रवाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, योजना बनाए, करे, जांचे और कार्रवाई करे। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 60 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, बाकी डेमिंग चक्कर के बारे में मैंने अच्छे से समझाया था आपको जब अपनी क्लास हुई थी टीक्यूएम की, अभी तीसरी क्लास हुई थी आपकी टीक्यूएम की क्लास थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61, टीक्यूएम दृष्टिकोण के तहत फिशबोन डायग्राम का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था आपका पाठ्यक्रम की संरचना हेतु, परीक्षा शेड्यूल तय करने हेतु, किसी समस्या के संभावित कारणों की पहचान हेतु, या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्लेषण करने हेतु। तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसी समस्या के संभावित कारणों की पहचान हेतु आपके टीक्यूएम दृष्टिकोण के तहत आपके फिशबोन डायग्राम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली, देखो नेतृत्व शैली के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। नेतृत्व शैली उस स्थिति में उपयुक्त होती है जब अधीनस्थों की क्षमता अधिक लेकिन प्रतिबद्धता कम होती है आपकी, वो अधिनायकवादी नेतृत्व, रूपांतरकारी नेतृत्व, स्थितिजन्य नेतृत्व या लेसेज फेयर नेतृत्व है। तो इसमें आ जाएगा आपका स्थितिजन्य नेतृत्व। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। स्थितिजन्य नेतृत्व के हमने सिद्धांत पढ़े थे, 7 सिद्धांत थे, वो 7 सिद्धांतों के बारे में हमने बताया उस क्लास के अंदर, और इंपॉर्टेंट अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी उसके अंदर भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, शैक्षिक संगठन के संस्कृति में सुधार है तो डेमिंग द्वारा किए गए 14 सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित है। देखो डेमिंग के भी कितने सिद्धांत आ गए आपके, 14 सिद्धांत आ गए, इनके बारे में मैंने बताया था। तो ये देखो कौन सा नहीं है आपका,
नेतृत्व द्वारा कर्मचारी को प्रोत्साहित करना है। सेवाकालीन प्रशिक्षण देना भी है। पर्यवेक्षण के कर्मचारियों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित करना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या था आपका, निम्न में से प्रबंधन की किस तकनीक का संबंध WF टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं है। तो देखो WF टेलर है आपका, WF टेलर है, इनको क्या कहा जाता है आपका, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता, इनको वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कहा जाता है। और इनके अनुसार कौन सा नहीं है, देखो आपका स्केलर का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा था, पिछली स्केलर की पद्धति आपके हेनरी फ्यूल से समझती, हेनरी फ्यूल से समझती। यदि किसी ने अच्छे से पेपर किया है तो आपको देखो पेपर को भी कभी भी ध्यान से देना चाहिए। अभी देखो आपने एक क्वेश्चन किया था, ये कौन सा किया था, देखो आपको बता दूं मैं, 61 था कि 60-59 ईयर आपका स्केलर चेन हेनरी फ्यूल से समझता। ऐसे भी आप समझ सकते हो क्वेश्चन को, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। तो देखो ये हेनरी फ्यूल का था आपका, 64 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा वाणी कार्यक्रम में कक्षा 1 से व 2 के लिए निर्धारित समय था आपको 15 मिनट थी, 20 मिनट, 30 मिनट या 55 मिनट। तो आपकी थी 15 मिनट टोटल, तो आपकी 55 मिनट थी। तो कुल मिनट कितनी थी आपकी, 55 थी। कितने बजे से, 11 बजे से 11:55 तक समय, ठीक है। 1 से 2 तक कौन सी कहानी सुनाई जाती थी आपकी, मीना की कहानी सुनाई जाती थी, मीना की कहानी। याद रखना, बाकी 3 से आगे पाठ्यक्रम के आधारित पढ़ाया जाता था 15 मिनट। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, आपका जो शिक्षावाणी कार्यक्रम था, शिक्षावाणी कार्यक्रम आपको याद होना चाहिए, 11 मई 2020 को शुरुआत है, 11 मई 2020 को, ठीक है। और इसका वाक्य क्या था आपका, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, अगले क्लास इसी पर बनाएंगे। पहले एक टॉपिक रह गया उसका, संस्था के नियोजन वाला टॉपिक रह गया, वो करेंगे, उसके बाद में करेंगे इसको। इसका वाक्य क्या था हमारा, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। समय मैंने बता दिया 11 से 11:55 था और आपकी 55 मिनट थी। पहली देखो कक्षा 1 से 2 तक तो हमने देख लिया, 1 व 2 में कितनी थी आपकी, 15 मिनट थी। कितनी मिनट थी आपकी, 15। तो कक्षा 1 से 2 तक 15 मिनट हो गई। फिर देखो आपकी नेक्स्ट कक्षा 3 से 8 तक था, 3 से 8 तक आपकी 16 मिनट से स्टार्ट था, वो कितने मिनट तक चल रहा था आपका, 35 मिनट तक। और फिर आपकी जो कक्षा 9 से 12 तक था, उसका कार्यक्रम था आपका 36 से आपकी 55 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इनका जो शनिवार को एक कार्यक्रम आ गया था, फिर शनिवार को क्या कार्यक्रम था, सोमवार से शुक्रवार तक ये होता था, शनिवार को होता था आपका हवा महल कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम। और हवा महल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था आपका, 2 मई 2020 से, 2 मई 2020 तक 20 से शुरू किया गया था ये कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम। तो मैंने इसके बारे में सभी बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आपका, राजस्थान इंटरफेस फॉर एजुकेशन स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स है, राइज, इसकी ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम पूछी जाती है। इसका निर्माण राजस्थान शिक्षा विभाग ने किसके साथ मिलकर किया है, NCERT द्वारा या न्यूपा द्वारा या RBSE द्वारा या NCTE द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 में ऑप्शन नंबर 3, NCT के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है, राजस्थान इंटरफेस फॉर एजुकेशन, सॉरी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या था आपका, स्माइल 3.0 कार्यक्रम की क्रियान्वयन में किस सोशल मीडिया ऐप का उपयोग किया गया था, यूट्यूब, टेलीग्राम, इनमें से कौन है, ये व्हाट्सअप, तो आपको सभी को पता है व्हाट्सअप की। इससे पहले हम जान लेते हैं आपका जो स्माइल कार्यक्रम है, स्माइल कार्यक्रम है, कौन सा स्माइल कार्यक्रम क्या था आपका, सोशल मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, है ना, एंगेजमेंट, ये अपना कार्यक्रम था। और ये शुरू कब हुआ था आपका, ये शुरू हुआ था आपका 13 अप्रैल 2020 को। फिर आपका स्माइल 2.0 आया था, 2.0 यह हुआ था आपका 2 नवंबर 2020 को। और फिर आपका स्माइल 3.0 आया था आपका, यह कब आया था आपका, 21 जून 2021 को, जो अभी पढ़ रहे हैं हम, 21 जून 2021 को था। आओ घर पर सीखे उस कार्यक्रम के तहत ही 2.0 के साथ आया था आपका स्माइल 3.0 और आओ घर पर सीखे, ये इसके साथ आया था आपका 2.0 कार्यक्रम के तहत, ये भी आप याद रख लेना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम, निम्न से व्यवहार रॉबर्ट हाउस के पत्र लक्ष्य सिद्धांत से संबंधित, जो आपका पत्र लक्ष्य सिद्धांत है आपका रॉबर्ट हाउस के, इनके अनुसार इन्होंने 4 शैलियाँ दी थी। कितनी शैलियाँ दी थी इन्होंने, 4 शैलियाँ बताई थी।
और उन चार शैलियों में कौन सा शामिल नहीं है ये हमें पूछा है। तो पहली शैली थी नहीं निर्देशात्मक यानी निर्देशा देना, निर्देशात्मक यानी पहला ऑप्शन तो है आपका। दूसरा ऑप्शन इनकी थी आपकी सहयोगात्मक, सहयोगात्मक से यानी तीसरी थी आपकी सहभागी, और चौथी इनकी शैली थी उपलब्धि। तो देखो इनमें से कौन सी नहीं है ये आप देख लो, आप ऑप्शन में निर्देश भी है, उपलब्धि भी है, आपकी सहभागी, कार्मिक उन्मुख नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या आपका, निम्न में से शैक्षिक पर्यवेक्षण के किस प्रकार में निरकुश पर्यवेक्षण के नाम से जाना जाता है। आपका जो निरीक्षणात्मक होता है उनको आपका निरकुश पर्यवेक्षण के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 69 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, एक विद्यालय की वार्षिक योजना में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की किस क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ये किया जाएगा आपका शैक्षिक क्षेत्र में, सह शैक्षिक क्षेत्र में, भौतिक संसाधन या विविध। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, आपका जो विद्यालय वार्षिक योजना है इसको 4 भागों में बांटा गया, चारों भाग ये दिए हुए हैं। कौन कौन सा आपका जो प्रार्थना सभा आया था आपका 2024 में क्वेश्चन आया था, होता कौन सा आपका प्रार्थना सभा, यह प्रार्थना सभा आपका सम्मिलित था सह शैक्षिक में। भौतिक संसाधन में तो आप जानते हैं जो मकान जो बिल्डिंग वगैरह है, ट्यूबवेल वगैरह, वो आपके भौतिक संसाधन में आएंगे। और शैक्षिक ये आपका जो उपचारात्मक और निदानात्मक के शिक्षण है वो आएंगे आपके शैक्षिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। जो संस्थागत नियोजन की आप मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कलाम के उनके साथ ये पूरा समझा दूंगा, वहाँ पर ये अच्छे समझा दूंगा, क्योंकि चारों भागों में कौन कौन सी सामग्री आएगी। क्वेश्चन आ गया 2024 में प्रार्थना सभा, तो इंपॉर्टेंट तो चारों ही है आपके लिए, आगे भी पूछ सकते हैं। आपके संसद विभाग में आया था 2024 संसद विभाग में क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, आपकी जो नेतृत्व शैली उसको प्रभावित करने वाले कारक चारों कारक है, पहले भी पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है। नेता का व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है, आपका कार्य प्रकृति भी प्रभावित करती है, आपके परिवेश की प्रकृति, यानी चारों प्रभावित करते हैं। तो सत्य कोटा में 1 2 3 4 कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा गीतर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, इंग्लिश का क्वेश्चन था आपका, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, या रिमेंबर वाज रिमेंबरिंग, या हैव रिमेंबर, कौन सा आएगा आपका 72 में। तो 72 में आएगा आपका रिमेंबर, आई रिमेंबर योर नेम, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, पिंक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, हमें सही आपकी वर्ब की फॉर्म जाननी है, कौन सी आएगी यहाँ पर डैश में। सी वाज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन सी डैश हिम, क्या दे रखा था हमें, सी वाज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन सी डैश हिम, तो क्या आएगा आपका मीट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 73 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या था आपका, निम्न में से सही हिंदी भाषा परिभाषित शब्द युग्म नहीं है, हिंदी परिभाषित शब्द युग्म नहीं है। रेवेन्यू तो आपका राजस्व होता है, आपका बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी आपकी प्रतिभूति होती है, ये भी आपका सही है। अल्टीमेट आपका निर्णायक नहीं होता आपका, इनका मतलब क्या होता है आपका अल्टीमेट का आपका होता है निरवधि, यानी इस अवधि तक आपको अल्टीमेट दिया गया था, निरवधि होता है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये पूछा में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये क्या आपका अधिनिर्णायक, इसका क्या होता है इंग्लिश में, ये होता है आपका सुपरविजनरी डिसीजन मेकर, सुपरविजनरी डिसीजन मेकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 और अंतिम क्वेश्चन आपके मेजर 2 का, मिनोरिटी का हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है, तो परिभाषित शब्द नहीं है मिनोरिटी का बताना है हमें। तो अल्पमत भी होता है आपका, अल्प संख्या भी होता है आपका, अल्पसंख्या भी होता है, लेकिन व्यस्तता नहीं होता। व्यस्तता किसका होता है आपका, ये होता है आपका मेजोरिटी, किसका होता है आपका मेजोरिटी का होता है, मेजोरिटी। तो आपका आंसर क्या होता है, शब्द सही नहीं है ये पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। मेजर 2 का एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए उतना ही बेहतरीन कर पाएंगे, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही आपके लिए नोटिफिकेशन वगैरह सब जल्दी पहुँचेंगे, जितने ज़्यादा अपने अन्य साथी भी हमारे पास पहुँच पाएंगे कि हाँ ऐसा वीडियो बन रहा है और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। क्लास को शेयर भी जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हो उन सब में अपनी क्लास को शेयर जरूर किया करो, ताकि हम अच्छे से वर्क कर सकें, और जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा उतनी आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। कोई भी सुधार करना हो क्लास के अंदर तो आप जरूर बताएं कमेंट में, कोई बात नहीं, कैसी भी लगी हो आप कमेंट में बताओगे तो आप उस क्लास में सुधार करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।